आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर में, जो कि कंटिन्यूशन होगा प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने यूपीएससी प्री करंट अफेयर के लिए एनवायरनमेंट सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें जो हम पहले पढ़ चुके हैं अब हम आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने जो लास्ट पढ़ा था वो कुकी जो ग्रुप के ऊपर पढ़ा था, और आज जो पढ़ेंगे वो हम कॉर्पस फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आज से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है व्हाट टू नो अबाउट द कॉर्पस फ्लावर विच स्मेल्स लाइक रॉटिंग मीट। तो कॉर्पस फ्लावर ब्लूम्स आर ऑफन इनकंसिस्टेंट, मेनी विल ब्लूम वंस अ डिकेड दो समटाइम इवन मोर फ्रीक्वेंटली। तो ये आपका मैंने एक इमेज ऐड करने की यहाँ कोशिश की है, इसलिए ऐड किया है कि आपको एक इमेज दिमाग पे रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या हो जाता है कि आदमी का याद करने का जो टेंडेंसी और जो वो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर जाता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है एक इमेज, ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा और इसके बारे में अभी मैं बताऊँगी। ये कॉर्पस फ्लावर एक स्पीशीज़ है जो कि हमेशा बहुत जगह न्यूज़ में देखा गया है, तो ये आपके लिए एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इस एनवायरनमेंट सेशन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये कॉर्पस फ्लावर है क्या, इसका अगर पूरा नाम देखें तो अमॉर्फोफैलस टाइटेनियम है। अमॉर्फोफैलस टाइटेनियम इसका साइंटिफिक नेम है। नेटिव कहाँ का है ये? वेस्टर्न सुमात्रा इंडोनेशिया का है। कहाँ का है? वेस्टर्न सुमात्रा इंडोनेशिया का है। हियर कॉल्ड एज बुंगा बंगाकाई। यहाँ पे सुमात्रा में इनको क्या बोला जाता है? बुंगा बंगाकाई बोला जाता है। ठीक है, ये जो ब्लूम करता है वंस इन 7 to 10 ईयर्स, 7 से 10 साल में एक बार ये ब्लूम करता है, मतलब इसकी फ्लावर खिलते हैं। लास्टिंग ओनली अ डे, और खिलने के बाद मतलब अगर एक ही बार इतने साल में जब खिलता है तो क्या होता है कि ये एक ही दिन तक रहता है। ऐसा नहीं कि खिल गया तो चलो एक सप्ताह टिक रहा है या उसका फूल एक सप्ताह, जैसे नॉर्मल फूल वगैरह क्या होते हैं कि अगर खिल गया अगर आज तो रहते हैं 2-3 दिन तक तो रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि इतने सालों बाद खिलने के बावजूद भी ये क्या करता है कि एक ही दिन तक ही सिर्फ रहता है। इसका जो IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। क्या है? एंडेंजर्ड। तो IUCN स्टेटस भी आपको पूछ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, और यूपीएससी में हर एक स्टेटमेंट अगर आपको पता हो तो हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन जैसा काम करता है वहाँ पे। इसीलिए आपको इस चीज़ के बारे में, इस स्पीशीज़ के बारे में जितनी नॉलेज देनी चाहिए थी मुझे, मैंने यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है डाउन टू अर्थ से, बिहार ह्यूमन मेड वेटलैंड्स नागी एंड नकटी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। द inclusion of the two bird sanctuary in Ramsar Convention has taken the total number of Ramsar site in India to 82, और इनके ऐड होने के वजह से जो रामसर साइट कितने हो गए इंडिया में? 82 हो गए। तो ये नागी नकती बर्ड सेंचुरी है क्या, कहाँ है, ये अभी हम देखेंगे। ये एक न्यूएस्ट मतलब बहुत ही लेटेस्ट न्यूएस्ट वेटलैंड है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के अंदर क्या है, ये एक नया ऐड वेटलैंड किया गया है। बोथ फॉर्म्स पार्ट ऑफ गंगा बेसिन। तो नागी बर्ड सेंचुरी भी और नकटी बर्ड सेंचुरी भी, ये दोनों जो फॉर्म करते हैं, ये दोनों गंगा बेसिन के पार्ट में फॉर्म करते हैं। जो नागी बर्ड सेंचुरी है ये बिहार में है। मैन मेड रिजर्वॉयर है। ठीक है, मैन मेड रिजर्वॉयर बोले, ह्यूमन मेड बोले, बात एक ही है। इसके नागी बर्ड सेंचुरी में क्या है, बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो जब सीज़न ऊपर नीचे होता है और उनके अकॉर्डिंगली सीज़न नहीं हो पाता है तो वो एक कंट्री से या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो नागी बर्ड सेंचुरी में आते हैं वो है बार हेडेड गीस, ग्रे लैग गूज एंड रेड क्रेस्टेड पोचार्ड। तो ये ऐसे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो नागी बर्ड सेंचुरी में हमें दिखाई देते हैं। अब नकटी बर्ड सेंचुरी क्या, ये भी बिहार में। तो नागी एंड नकटी ये दोनों है कहाँ? तो दोनों बिहार में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों है कहाँ? बिहार में। ये भी मैन मेड रिजर्वॉयर है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय IBA। तो IBA के द्वारा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया
घोषित कर दिया गया, इसको भी घोषित कर दिया गया है। होस्ट लार्जेस्ट कंग्रीगेशन ऑफ रेड क्रेस्टेड पोचार्ड इन इंडो गैंजेटिक प्लेन। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी दोनों किसका पार्ट है, तो गंगा बेसिन का पार्ट है। तो गंगा बेसिन का दोनों पार्ट होने की वजह से और नागटी बर्ड सेंचुरी में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन में, लार्ज नंबर में आप देखोगे कि रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जो एक माइग्रेटरी बर्ड है ये यहाँ पे दिखने को मिलता है, और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, तो नकटी में कौन सा बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलता है, दैट इज रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बोडो ट्राइब पे। क्यों है, देखिए, गवर्नमेंट कमिटेड टू एंश्योरिंग प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोडो कम्युनिटी, पीएम मोदी। और जो रिसेंटली देखिए पीएम मोदी रिकाउंटेड हिज विजिट टू कोकराझार इन 2020 आफ्टर द बोडो पीस एकॉर्ड। तो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे जो बोडो ट्राइब है ये हमेशा आपके न्यूज़ में आता रह गया है, जिसके वजह से बोडो ट्राइब है कहाँ की, क्या कल्चर है, वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं जानना है। क्योंकि जब भी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ ये नहीं पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में इसको किस पर्सपेक्टिव से देखा गया, ये तो जाना ही जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसकी कैरेक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देता है, जो कि आपको ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, तो आपको कहीं ना कहीं सारे एस्पेक्ट अब पता होने चाहिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपीएससी और परफेक्शन की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो बोडो ट्राइब क्या है, एक सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी है अमंग नोटिफाइड एसटी इन असम। तो ये शेड्यूल ट्राइब्स है, और शेड्यूल ट्राइब के अंदर ये बोडो ट्राइब आता है, और ये एक अकेला लार्जेस्ट कम्युनिटी है जो शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है आसाम स्टेट के अंदर। कंसंट्रेटेड इन आसाम्स बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल। तो ये बोडो लैंड टेरिटोरियल काउंसिल जो आसाम के अंदर है, यहाँ पे वो मेनली उनका जो जगह है वो यहीं पे है। दे स्पीक बोडो गारो लैंग्वेज और आसामीज। तो वो दो लैंग्वेज बोलते हैं, वो एक है बोडो गारो लैंग्वेज और दूसरा है आसामीज। बोडो लैंग्वेज वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज। तो जो हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं, जैसे कि 12 शेड्यूल है, उन शेड्यूल्स में एक जो शेड्यूल होता है जिसमें हम शेड्यूल लैंग्वेजेस का मेंशन करते हैं, और वो टोटल 22 है। उस 22 में जो है वो उन 22 में एक जो है वो बोडो लैंग्वेज भी है। रिसेंटली 2024 में कुछ 2 फूड आइटम और ट्रेडिशनल राइस, दैट इज जोओगीशी एक ट्रेडिशनल राइस है जो बोडो ट्राइब ही प्रोड्यूस करती है, और उनको जीआई टैग मिला गया है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में 2 पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें कंप्लीट हुई है, क्योंकि 2024 में कहीं ना कहीं इसको जीआई टैग भी मिला है, और ये ऑलरेडी इन न्यूज़ में है। ठीक है, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव वॉज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट बोडो लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर। तो पहला बोडोलैंड महोत्सव जो है वो कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो न्यू दिल्ली। ये स्टार मार्क है, किस लिए, उनके लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको लिटरेचर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये बात पता चल गया है कि बोडो लैंग्वेज जो आपके हैं वो वन ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेज में मैंशनड है। ट्रेडिशनल राइस कौन सा है, तो दैट इज जोओगीशी। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डेजर्ट नेशनल पार्क पे है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनपी बोलेंगे। और ये कहाँ है, ये इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और ये इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेक है डीएनपी के अंदर। जो इम्पॉर्टेंट लेक है वो है राजबो लेक, मलिक तालाब एंड पादाम तालाब। तो तालाब among India's largest national parks in arid region with rainfall below 100 centimeter annually। यहाँ पे मैंने पार्क्स के जगह गलती से पार्ट्स लिख दिया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये पार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा मैंने कि इट इज़ अमंग द इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन एरिड रीजन। एरिड रीजन मतलब जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होते हैं। डेजर्टेड एरिया को कहीं ना कहीं एरिड रीजन बोलते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया को जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, तो अमंग इंडियाज़ लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन एरिड रीजन। तो एरिड रीजन देखा जाए तो उनमें
कहीं ना कहीं ये भी एक सबसे बड़ा नेशनल पार्क होता है जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से भी कम होता है एनुअली। और ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। ठीक है, ये न्यूज़ में द हिंदू में भी था, पीआईबी में भी था, और ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो यहाँ पे भी मिलता है और इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारा द ट्रेन सर्विसेज रिस्टोर्ड आफ्टर लैंडस्लिप ट्री फॉल इन दूध सागर सलानी में लोंडा एंड तिनिया घाट सेक्शंस। तो ये जो दूध सागर फॉल है ये आपका न्यूज़ में है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें स्टैटिक और फैक्ट्स देखने की ज़रूरत है। ये एक बार आपको यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ है ये। ठीक है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये है मंडोवी रिवर गोवा में। इसकी जो हाइट है वो 310 मीटर है। वैसे तो इतना न्यूमेरिक वैल्यू पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी मैंने यहाँ दे दिया है। नाउ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ 4 टायर्ड वाटरफॉल इन वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो ये किस तरह फॉल करता है, ये वेस्टर्न घाट की तरह फॉल करता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कल्पेनी आइलैंड जो लोकेट करता है लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। ऑब्वियसली आपको पता है हमारा अरेबियन सी इस तरफ है और ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट, ये क्या है, ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे क्या है आपका कल्पेनी आइलैंड है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ कल्पेनी सिमिलर टू केरला। तो यहाँ पे कल्पेनी होने की वजह से क्या है कि जो भी केरला का क्लाइमेटिक कंडीशन और कल्पेनी का क्लाइमेटिक कंडीशन दोनों ही क्या है, सेम है कहीं ना कहीं। और कल्पेनी आइलैंड में जो लगून का एक्सपेंशन है वो 2.8 किलोमीटर तक का एक्सपेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे तो वेम्बनाड लेक पे है, क्योंकि वेम्बनाड लेक रेजुविनेशन अथॉरिटीज़ लॉन्चेस चेक्स ऑन हाउस बोट्स। तो ये कहीं ना कहीं वेम्बनाड लेक आपके न्यूज़ में है, तो हम देख लेते हैं कि ये वेम्बनाड लेक है कहाँ। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया है कौन सा, वेम्बनाड लेक। एंड लार्जेस्ट लेक इन केरला, तो केरला में ये लार्जेस्ट है और इंडिया में लॉन्गेस्ट है। ऑल्सो नोन एज पुन्नामडा लेक इन कुटनाड एंड कोच्चि लेक इन कोच्चि। तो इसके दो अलग अलग नाम है। अगर इसको पुन्नामडा लेक जो है उनको कुटनाड में बोला जाता है, पुन्नामडा। ठीक है, एंड कोच्चि लेक इनको कोच्चि में बोला जाता है। पेरियार रिवर लाइफलाइंस ऑफ केरला फ्लोज इनटू वेम्बनाड लेक। तो पेरियार रिवर का भी कुछ पार्ट जो है वो वेम्बनाड लेक में फ्लो करता है और पेरियार रिवर को लाइफलाइन ऑफ केरला बोला गया है। तो यहाँ पे एक और फैक्ट आपको मिल जाता है, तो ध्यान से पढ़िए। तो पेरियार रिवर is also known as lifelines of Kerala which flows into the Vembanad River। 2002 में इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड इन रामसर कन्वेंशन। तो इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन द वेस्ट बंगाल। तो सुंदरबन के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। इसको रामसर का कन्वेंशन का स्टेटस कब मिला है, 2002 में, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। सुंदरबन सबसे बड़ा, उसके बाद जो है वो वेम्बनाड लेक आता है। वल्लम कल्ली दैट इज स्नेक बोट रेस, यहाँ पे एक स्नेक बोट रेस होता है, हेल्ड इन वेम्बनाड लेक। कहाँ पे हेल्ड होता है ये, वेम्बनाड लेक में। तो वल्लम कल्ली दैट इज स्नेक बोट रेस हेल्ड इन वेम्बनाड लेक। तो याद रखना कि जो वल्लम कल्ली है ये कहाँ होता है, वेम्बनाड लेक में होता है। और वेम्बनाड लेक में क्या होता है, तो वल्लम कल्ली स्नेक बोट रेस भी वेम्बनाड, और इसी के वजह से जो है ये इस बार न्यूज़ में कहीं ना कहीं था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो आता है कश्मीर विलो पे। तो कश्मीर विलो क्या है, एक तरीके का ट्री है। वो ट्री कैसा है, तो डेसिडियस टाइप ऑफ ट्री है और ये कश्मीर रीजन में पाया जाता है। ये न्यूज़ में आपके क्यों था, क्योंकि देखिए बैटिंग फॉर कश्मीर विलो सचिन तेंदुलकर विज फैक्ट्री इन पुलवामा। ये क्या है कि इस पेड़ से क्या है कि बैट बनाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आज के डेट में काफ़ी ग्लोबल ट्रेंड है और काफ़ी इसकी डिमांड है। और इसी वजह से ये स्पीशीज़ जो है न्यूज़ में था और मैंने इसको इम्पॉर्टेंट समझाने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पीशीज आपके द हिंदू में मेंशन्ड है। इस ट्री का सबसे खास बात क्या है कि इट हैज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या करता है, फॉर्म्स फाइनेंशियल रिलेशंस विद द माइकोराइजल
फंगी। तो ये क्या करता है, माइकोराइजल फंगी इज नथिंग बट अ सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ ये इसके साथ रहता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब भाई भाई रिलेशन, मतलब तुम मुझे भी दो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। तो ये इस तरीके का रिलेशन ये पेड़ जो है इस फंगी के साथ कहीं ना कहीं इस टाइप का रिलेशन रहता है, ठीक है, जिसमें शेल्टर और फूड का आर पार होता है, मतलब लेन देन होता है, ठीक है। अगर ये ट्री इसको शेल्टर दे रहा है तो ये इनरिच इसके सॉइल में इसके न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन कर देगा। तो इस टाइप का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। एबिलिटी टू एक्यूमुलेट हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक मेटल स्पेशली कैडमियम। तो इसके पास ये एक एबिलिटी है कि ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक मेटेरियल्स को क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। और मेनली ये जो करता है, जिस मेटल को करता है स्पेशली कैडमियम पे ध्यान देता है और उसको एक्यूमुलेट, ये क्योंकि कैडमियम एक टॉक्सिक मेटल है और इसको क्या करता है, मेटल को एक्यूमुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है मरखूर पे, जो एक पाकिस्तान नेशनल एनिमल फाउंड इन कश्मीर। डिड यू नो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट गोट एंड ईट स्नेक्स। तो ये मैंने यहाँ पे इमेज लगाने की कोशिश की है, आप ये देख सकते हैं, ये है मरखूर। तो मरखूर है कि अगर ऐसे ही सिंपली पूछे तो ये एक गोट है। क्या है, गोट है। इसका पूरा नाम, इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा फैल्कोनेरी, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट स्पीशीज इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा वाइल्ड गोट स्पीशीज जो है वो मरखूर है। याद रखिए मरखूर एक गोट है, ठीक है। आपको लगेगा ठीक है गोट है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या होगा कि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो इस गोट के जगह कुछ और मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, कुत्ता बिल्ली, तब फिर आप घूम जाइएगा कि क्या था, गोट था कि क्या था। तो इसलिए मैंने ये ऐड भी किया है ताकि अगर आप एक बार देख लें तो दिमाग पे इमेज स्टिक हो जाती है, इस वजह से, ठीक है। इसका नेटिव जो है वो साउथ एंड सेंट्रल एशिया है। इट इज़ डायूरिनल एंड हर्बीवोर। ये क्या खाता है, हर्बीवोर है, मतलब ये मेनली ग्रासेस, प्लांट बेस्ड फूड पे ये जीता है। IUCN स्टेटस इसका नियर थ्रेटेंड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई अगर स्टेटमेंट वाइज में दूसरी कंट्री भी डाल देगा। और इस पाकिस्तान में इसको मरखूर को स्क्रू हॉर्न्ड गोट बोला जाता है, ठीक है। और 24 मई में इंटरनेशनल डे ऑफ मरखूर बनाया गया था बाय UNG और ये फर्स्ट टाइम बनाया गया है, तो इसलिए भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 24 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ मरखूर बनाया गया है थ्रू UNGA और ये फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आपका रेड स्क्वेरल पे है। किस पे है, रेड स्क्वेरल पे। अब ये आपका रेड स्क्वेरल है क्यों, देखिए न्यूज़ में, लेप्रेसी स्प्रेड बिटवीन रेड स्क्वेरल एंड पीपल इन मिडिवल इंग्लैंड स्टडी। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा स्पीशीज़ है जो आपके न्यूज़ में था, तो मैंने सोचा कि इसको ऐड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड स्क्विरल के बारे में अगर हम पढ़े तो ये देखिए कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता है ना। अब ये क्या है, एबोरियल है। एबोरियल का मतलब ये होता है कि जब ये मिट्टी के अंदर खोद के घुस के रहता है, मतलब छिप के रहता है, ठीक है। हर्बीवोरस है, पता है, मतलब ये कैसा खाएगा, ये ग्रासेस वगैरह खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड इसका खाना है, ठीक है। IUCN इसका क्या है, लीस्ट कंसर्न है। इसको अपेंडिक्स 3 ऑफ बर्न कन्वेंशन के अंदर इसको मेंशन किया गया है। बर्न कन्वेंशन है कि अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वंस सर्व्ड एज होस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये एक टाइम पे ऐसा था कि ये जो है ये इस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे का ये होस्ट माना गया था, ठीक है। होस्ट मतलब इसके अंदर वो माइक्रोबैक्टीरियम मिलता था, ठीक है। इसके अंदर वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की जो है वो ये बैक्टीरिया यहाँ पे मिलता था एक टाइम पे, वंस सर्व्ड पहले, ठीक है। एंड इसके वजह से ये क्या कॉज करता है, लेप्रे, ठीक है। और लेप्रे क्रॉस करता है मिडिवल इंग्लैंड में, ठीक है, मिडिवल इंग्लैंड में। अब क्या होता है, बर्न कन्वेंशन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि मेंशन्ड है। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ यूरोपियन वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हैबिटेट, तो ये उनका कन्वेंशन है, ठीक है। किसका, यूरोपियन वाइल्ड लाइफ का, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कन्वेंशन होता है जिसके द्वारा वो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल हैबिटेट को स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लिए कन्वेंशन है, दैट इज़ नथिंग बट बर्न कन्वेंशन। इन फोर्स जो आया है ये 1982 में आया इसलिए ताकि ये कवर कर सके नेचुरल हेरिटेज ऑफ यूरोप एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज़ के हेरिटेज को ये कहीं ना कहीं कवर करे, प्रोटेक्ट करे और उनको देखे, सर्च करे, ठीक है। प्रोटेक्ट्स नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट को करे, क्या प्रोटेक्ट करेगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पे ध्यान देगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा, इंक्लूडिंग माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी इसके अंदर आ जाते हैं, बोथ फ्लोरा एंड फौना, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो एंडेंजर्ड या फिर एनिमल बेस्ड एंडेंजर्ड हो, वो दोनों को क्या करता है, टारगेट करता है,
ठीक है। अब वॉट नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये है, वॉट डिस्कवरी ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑस्ट्रिच शेल्स इन आंध्रा मीन्स, हाउ डज दिस डिस्कवरी ऑफ अ 41,000 years old ostrich nest impact our understanding of extinction of मेगाटोना इन इंडिया। तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आपका था, और ऑस्ट्रिच के बारे में यहाँ हम देखेंगे क्योंकि ऑस्ट्रिच आपका न्यूज़ में है, तो इससे रिलेटेड जितनी स्टैटिक होगी वो अपन देख लेंगे। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हैवीएस्ट एंड फ्लाइटलेस बर्ड है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये ऐसा बर्ड है जो फ्लाइटलेस है, ज़्यादा उड़ता नहीं। जैसे नॉर्मल क्या है, जो नॉर्मल बर्ड्स होते हैं बहुत उड़ते रहते हैं वो लोग, तो ये उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस है, ठीक है। इनहैबिट सवाना में, इसका जो ये जो रहता है वो सवाना डेजर्ट रीजन ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे ये मेनली मिलते हैं। डिराइव इट्स हाइड्रेशन फ्रॉम इट्स प्लांट बेस्ड डाइट। तो इसका जो हाइड्रेशन, इसके बॉडी का जो हाइड्रेशन है, जो पानी का जो चीज़ें हैं, ये प्लांट बेस्ड डाइट को खा के अपना फुलफिल करता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो लीस्ट कंसर्न है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन 41,000 year old ostrich nest in आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ मिला है ये भी आप ध्यान पे रख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश में मिला है। इसका 41,000 year old ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और बाकी मैंने स्टैटिक यहाँ पे आपको बता ही दिया। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है सी ऑटर्स गेट मोर प्रे एंड रेड्यूस टूथ डैमेज यूजिंग टूल्स। तो ये ऐसा हमारा कुछ सी ऑटर्स दिखता है। तो सी ऑटर्स के बारे में अगर हम देखें तो ये एक सोशल एनिमल एंड फ्लोट्स इन सिंगल सेक्स ग्रुप दैट इज नोन एज राफ्ट। तो ये जो एक सिंगल सेक्स ग्रुप में बिलोंग करते हैं और इनके सिंगल सेक्स ग्रुप को जो नाम दिया गया है वो है राफ्ट, ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट मेराइन मैमल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये याद रख लो कि इसको मैमल है, एग्जाम में आपको रेप्टाइल ना कर दे ये चीज़ें, तो याद रखना ये मैमल है, ठीक है। पानी में है, मेराइन है और स्मॉलेस्ट है। लिव्स इन कोस्टल एरियाज विथ शैलो वाटर। तो ये कोस्टल एरिया में रहता है मेनली। IUCN इसका एंडेंजर्ड है। की प्लेयर इन हेल्थ ऑफ द केल्प फॉरेस्ट दे इनहैबिट। तो ये कहीं ना कहीं केल्प फॉरेस्ट के रहने पे, केल्प फॉरेस्ट के एग्जिस्टेंस में भी इनका कहीं ना कहीं रोल है। किसका, तो सी ऑटर्स का। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट बायोस्फीयर दैट इज राजाजी रगहाटी बायोस्फीयर RRB। ये है कहाँ, उत्तराखंड में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला प्राइवेट बायोस्फीयर कहाँ क्या है, राजाजी रगहाटी बायोस्फीयर, ये उत्तराखंड में है। और इनको किन इकोलॉजिस्ट ने लीड किया, दैट इज विजय धसमाना एंड जयधर गुप्ता। इन दोनों से ये प्राइवेट बायोस्फीयर बना है, दैट इज राजाजी रगहाटी बायोस्फीयर, ठीक है। सिचुएटेड एडजॉइनिंग राजाजी नेशनल पार्क। तो इनका नाम, ये जो है इनका जो, ये किसके नियर है, किसके एडजॉइनिंग, मतलब किसके नियर है, राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड है उसी के बाजू इसको बनाया गया है, ठीक है। एक बिरहौर ट्राइब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था आपके। नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब बोलने का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। इनके अगर इनको बाइफर्केट करें तो या फिर इसके अंदर और घुसे तो ये दो ग्रुप में रहते हैं। एक होते हैं उथुलूस, एक होते हैं जनघीस। तो उथुलूस जो होते हैं ना वो वैंडरिंग होते हैं। वैंडरिंग का मतलब जो घूमते होते हैं, ऐसे बिरहौर ट्राइब जो घूमते एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन जो जनघीस टाइप के बिरहौर होते हैं ना, मतलब जो उनके अंदर जैसे दो कम्युनिटी हो गई ना, तो एक जो होती है जो घूमती है, एक जो होती है जो एक जगह सेटल रहती है। तो जो घूमती है उन ग्रुप को बोल दिए उथुलूस, और जो एक जगह बैठी सेटल रहती है उसको बोलते हैं जनघीस, ठीक है। स्पीक, ये इनका जो लैंग्वेज होता है वो बिरहौर लैंग्वेज ही होता है, जो मेनली संताली, मुंडारी और हो लैंग्वेज के सिमिलर होता है, ठीक है। और ये एनिमिज्म और हिंदुइज्म ये दोनों कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। एक छोटा सा अपडेट है, जो भी बच्चे UPSC के साथ 71st BPSC देने का सोच रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए न्यूज़ है। जो बच्चे नहीं देना चाह रहे वो इस चीज़ को स्किप कर दे, अपना टाइम व्यर्थ ना लगाए, टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर लें। लेकिन जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप सुन लीजिए, ठीक है। हमारा खुद का बैच चलता है जिसमें कि हम परिश्रम बैच चलाते हैं, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों हम पढ़ाते हैं। प्री और मेंस कैसे पढ़ाते हैं, मान लीजिए अगर प्रीलिम्स करवाया तो प्रीलिम्स का प्री करवाएंगे और प्रीलिम्स का साथ में मेंस करवाएंगे, ताकि एक लिंक और एक कनेक्शन समझ में आए और इससे एक होलिस्टिक अप्रोच, एक आंसर राइटिंग दिमाग में भी आए। इसमें हम प्री भी पढ़ाते हैं और मेंस भी पढ़ाते हैं,
ठीक है, परिश्रम बैच में। ये रहा इसका फ़ी, अभी ऑफर में चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रीलिम्स बैच भी चलता है 71st बीपीएससी के लिए, जो 1850 में चल रहा है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। और इस प्रीलिम्स में हर एक लेक्चर के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, लेक्चर के अंदर ही हम ही लोग करवाते हैं, लेक्चर के अंदर ही, ठीक है, पीडीएफ वगैरह नहीं प्रोवाइड करते, लेक्चर के अंदर ही हम आपको सॉल्व करवाते हैं। और सिर्फ एक समाधान मेंस बैच चल रहा है, ये सिर्फ मेंस है, ये सिर्फ प्री है, ये प्री प्लस मेंस है। तो परिश्रम प्री प्लस मेंस है, आरंभ सिर्फ और सिर्फ प्री है, और मेंस सिर्फ और सिर्फ मेंस जो है वो समाधान मेंस बैच पे है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, टेलीग्राम का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम जो है मंडे को हम अपना प्रीलिम्स का 71st बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का कोर्स लेके आ रहे हैं, कंप्लीट करंट अफेयर, जिसमें हम वीकली आपको प्रोवाइड करेंगे सारी चीज़ें, हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, कंप्लीट 1 साल का आपका न्यूज़ रहेगा, जिसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स इंक्लूड करेंगे, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस हम फॉलो करते हैं, द हिंदू, डाउन टू अर्थ, जिनसे मेनली जो ये एक्चुअल में सोर्स है इन सारे पीसेस एग्जाम्स का, तो वो कहीं ना कहीं वो हम सारी चीज़ें सर्च करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम मेनली इन सारी चीज़ों को टारगेट करते हैं। तो ये जो बैच है ये इसका फ़ी है 1000 रुपीज़, बट ये हमारा ऑफ़र प्राइस जो स्टार्ट मंडे से होगा उसमें जो हमारा ऑफ़र प्राइस हम प्रोवाइड करेंगे वो 499 करेंगे, और ये दिस इज़ ओनली फॉर सम लिमिटेड स्टूडेंट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, ठीक है। इतना ही देना था मुझे न्यूज़। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, बात तो कर लो एटलीस्ट, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ पूछना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तब, ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सुकुंडिया वैली। तो सुकुंडा वैली जो है, सुकिंडा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, सुकिंडा वैली, दैट इज वेयर इट इज लोकेटेड एट ओडिशा में है ये, ठीक है, कंटेन्स 97% ऑफ इंडियाज क्रोमाइट ओर डिपॉजिट। तो इंडिया का 97% जो क्रोमाइट ओर है वो आपको इस वैली में मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ सरफेस वाटर यहाँ पे मिलता है, और 60% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जिसके अंदर क्रोमियम मेटल मिलता है, दैट इज हेक्सावैलेंट क्रोमियम यहाँ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है उनमिंगला पास। तो ये उनमिंगला पास जो है ये लद्दाख में है, रिनाउंड फॉर हाईएस्ट मोटरेबल, ये भी आपके न्यूज़ में था, ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया है। ये क्या है रिनाउंड, इसको किस बात का रिकॉग्निशन है, ये क्या है, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर इसको किया गया था बीआरओ के द्वारा। तो प्रोजेक्ट क्या था, हिमांक, ये याद करने वाली चीज़ है, ये है कहाँ, लद्दाख में, ये याद करने वाली चीज़ है, ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड का, ठीक है। अब आता है एक दूसरा आर्टिकल, उसमें क्या है देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सबमिट प्रपोजल फॉर वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड फॉर सिटीज़। तो ये वेटलैंड जो है ये क्या कर रहा है कि वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन प्रोग्राम निकल रहा है, जिसके अंदर कुछ सिटीज़ को ये इंक्लूड करेगा ताकि इनके कंजर्वेशन या फिर रामसर कन्वेंशन के अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए ये पीआईबी में भी था, द हिंदू में भी था, ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन प्रोग्राम जो 2 जगह इंप्लीमेंट किया जा रहा है, एक है इंदौर, ध्यान से नाम पढ़ लें, एक है इंदौर और दूसरा है उदयपुर, ध्यान से, इंदौर उदयपुर याद कर लें। फर्स्ट इंडियन सिटीज़ टू रिसीव वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन, पहला इंडियन सिटी जिसको वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन का मिला है रामसर कन्वेंशन के अंदर, ठीक है। तो इंदौर के अंदर जिसको मिला है वो है सिरपुर लेक जिसको मिला है, और यहाँ पे ये एक रामसर साइट, ऑब्वियसली रामसर साइट है, डेवलप्ड एज ए बर्ड सेंचुरी। इस सिरपुर लेक को हम एक बर्ड सेंचुरी जैसा भी इसको आगे डेवलप्ड कर रहे हैं। और उदयपुर मतलब राजस्थान सराउंडेड, और ये जो उदयपुर है जिसको वेटलैंड सिटी एग्रीडिएशन का प्रोग्राम के अंदर इसको रिकग्निशन या इसको मिला गया है, ये खुद जो है ये 5 वेटलैंड से क्या है घिरा हुआ है, जिसके वजह से इसको यहाँ पे दिया गया है। अब ये कौन से 5 वेटलैंड है ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, एक है पिचोला, एक है फतेह सागर, एक है रंग सागर, एक है स्वरूप सागर, एक है दूध तलाई। तो ये 5 ऐसे वेटलैंड है जो इसको कहीं ना कहीं कवर किए हैं, 5 वेटलैंड इसको कवर किए हैं, और इसको क्या मिला है
तो वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये एक रामसर कन्वेंशन का पार्ट है, ठीक है, और इसको अप्रूव किया था उरुगुरी इन COP 12 ऑफ रामसर कन्वेंशन 2015। इस टाइम पे इनको क्या गया था, अंडर COP 12 इसको अप्रूव किया गया था, ठीक है। प्रमोट कंजर्वेशन एंड वाइस यूज ऑफ अर्बन एंड सेमी अर्बन वेटलैंड्स, ठीक है, सेमी अर्बन वेटलैंड्स। तो इनका प्रोटेक्शन करने के लिए ये देखो, ये क्या है प्रोग्राम आपका रामसर कन्वेंशन के अंदर है, तो ऑब्वियसली ये वेटलैंड का प्रोटेक्शन तो करेंगे ही करेंगे। और दूसरी बात ये क्या है कि ये इस कंजर्वेशन के साथ ये भी चीज़ कहते हैं कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जैसे जो भी वेटलैंड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो उसका वाइज यूजर मतलब एकदम संभल के आपको उसको यूज़ करना है। अर्बन और सेमी अर्बन वेटलैंड्स जितने भी हैं उनमें आपको क्या करना है, संभल के यूज़ करना है, वाइज यूज़ करना है, ठीक है। एक्रेडिटेशन जो वैलिड होती है वो 6 साल के लिए होती है और उसके बाद फिर हम इसको ये रिन्यू करते हैं, ठीक है, रिन्यू करना पड़ता है इस प्रोग्राम के अंदर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स कोले वेटलैंड्स अर्जेंट एक्शन नीडेड टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी लाइवलीहुड स्टडी स्ट्रेस ऑन अडेप्टिव मेजर्स टू ओवरकम दी adverse impact of climate change. The salinity model identifies Mulisiri, Cheru and Iringa Jalkandwa as highly vulnerable. तो ये कोले वेटलैंड क्या है, कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये है कहाँ, तो केरला में है, केफर कोले, केफर केरला, लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ठीक है, ये कैसा, इसके पास कैसा वेटलैंड, कैसा इसका वाटर है, तो ये ब्रैकिश वाटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रामसर साइट के अंदर आता है। इसको रिकॉग्नाइज किया है एज इंडियाज इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ठीक है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसको क्या किया गया है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का इसको डेजिग्नेशन दे दिया गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है वैगी रिवर पे। तो वैगी रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ये बार बार न्यूज़ में था, ये 2024 का न्यूज़ है और ये अभी रीसेंट 2025 का न्यूज़ है। तो देखिए वैगी नीड्स अ थरो cleaning from the hills to the sea. It is time to regenerate Vaigi, Tamirabharani as they face serious and alarming pollution issues. तो ये बार बार न्यूज़ में था जिस वजह से मुझे ये रिवर को लेना पड़ा। अब ये देखिए वैगी रिवर कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। राइजेस इन वरुशनाड हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये रिवर कहाँ राइज होता है, तो वरुशनाड हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट पे राइज होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, तो सुरुलियारू, मुल्लाइयारू, वरंगंडी, मंजारलरू, कोट्टागुड्डी, किरधामुआल एंड उपारू। तो ये इसके क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुआ तो सॉरी मांगती हूँ आपसे। फाइनली एम्प्टीज जो है ये कहाँ, ये जो पानी ड्रेन करते कहाँ, पार्क स्ट्रेट नियर पंबन ब्रिज इन रमन्थापुरम डिस्ट्रिक्ट। रमन्थापुरम डिस्ट्रिक्ट में ये क्या करता है, ठीक है, ये अपना पानी जो है वहाँ पे फाइनली एम्प्टीज का मतलब है पानी वहाँ पे अपना ड्रेन करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे और लास्ट, वो है क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला सोरोकियाना। ये CSI और IICT साइंटिस्ट आइडेंटिफाई माइक्रो एल्गे एज अ पोटेंशियल प्रोटीन सप्लीमेंट, ठीक है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट में इसको एज अ यूज़ किया जा रहा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। अब ये क्या है, ये एक तरीके का माइक्रो एल्गी है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एल्गल स्पीशीज़, ठीक है। डज नॉट हैव रूट स्टेम्स एंड लीव्स। इसके पास ना रूट है, न स्टेम है, न लीव्स है, लेकिन तब भी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। अगर आपको ये बात पता होगा कि एल्गी जो, ये एल्गी के कैटेगरी में आ गया ना, तो एल्गी खुद जो है, अगर आपको पता हो कि सबसे ज़्यादा अगर इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का जो काम करता है वो इज़ नथिंग बट दी एल्गी, ठीक है। तो ये एक एल्गी है, इसके पास ना स्टेम है ना रूट, एक प्लांट नहीं है ना जो एक डिफाइंड रूट होगा, डिफाइंड स्टेम होगा या डिफाइंड लीव्स होगा, तो वो चीज़ें नहीं है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक है। अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला कंज्यूम्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट। तो इसको एज अ डाइटरी सप्लीमेंट मतलब हम अपने डाइट में इसको हम इंक्लूड करते खाने में। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, जो CSIR के अंदर आता है, इसने क्या किया है कि ये जो कॉलेरा है, इसके अंदर एक कॉलेरा ग्रोथ फैक्टर है और इसी के वजह से ये क्या है, एक प्रोटीन रिच फूड डाइटरी सप्लीमेंट बन जाता है,
ठीक है, और जिसके वजह से ये न्यूज़ में है। आइडियल इंग्रेडिएंट्स फॉर वाइड रेंज ऑफ फूड एंड फीड एप्लीकेशन। तो फीड एप्लीकेशन और फूड एप्लीकेशन दोनों के लिए क्या है कि बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट हो गया है। अब जैसे क्या आ गया, माइक्रो एल्गी होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ सिंगल सेल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है इनका बॉडी, मतलब माइक्रो एल्गी इसको बोला गया। तो इसका ये कितने सेल से बना है, तो एक ही सेल से बना हुआ, इसलिए इसको सिंगल सेल बोले हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब ये खुद एल्गी है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, इसलिए इसको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बोला गया है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जब ये खुद, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब मेकिंग, जब ये खाना अपना खुद बनाता है। ऑब्वियसली अगर इसको फोटोसिंथेटिक बोलेंगे तो ये खाना तो खुद ही बनाएगा ना, तो मतलब सेल्फ मेड फूड अपना ये खुद से खाना बनाता है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए इसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। लिव्स इन मैराइन, फ्रेश वाटर एंड सॉइल इकोसिस्टम। तो ये मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में और सॉइल में भी ये रह जाता है। रिच इन न्यूट्रिएंट, जैसे इसमें प्रोटीन रिच देखा गया, ये प्रोटीन मतलब ये जो माइक्रो एल्गी है इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो प्रोटीन्स भी मिलते हैं, विटामिन्स में। जैसे कोलेरा के अंदर क्या मिला था, जो खुद एक माइक्रो एल्गी, उसके अंदर हमें प्रोटीन रिच सप्लीमेंट देखने को मिला था। और ये फोटोसिंथेटिक है तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन फॉर्म्स द बेस ऑफ फूड चेन इंक्लूड माइक्रो एल्गी। अगर आपको पता हो, अगर आपने पिरामिड वगैरह पढ़ा है, फूड पिरामिड, फूड चेन वगैरह, तो फूड चेन में क्या होता है कि फूड चेन आपको पता है ना, जैसे ये इसको खाएगा फिर वो उसको खाएगा, ऐसे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। तो इनमें क्या होता है, ये फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स, उनका बेस जो है वो कहीं ना कहीं माइक्रो एल्गी बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ कुछ दिनों पे यूपीएससी प्री के रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और अगर आप 71st का बीपीएससी सोच रहे हैं देने के लिए, ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट आपको ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, सब चीज़ का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करके एटलीस्ट आप जाके देखिए कि वहाँ क्या है। कुछ फ्री कंटेंट भी हमने डाला है, हमारे पढ़ाने के तरीके को देख लीजिए, लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन आप देख तो सकते हैं ना एक बार, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। रिवाइज कीजिए, मस्त रहिए, बाय बाय।